देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का मकसद मशीनों को इस प्रकार तैयार करना है कि वह इंसानों के दिमाग की तरह ही कार्य कर सके। मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने, समझने एवं तर्क करने की क्षमता का विकास को कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान को बुद्धिमान एजेंट के रूप में परिभाषित किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का साधन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर बनाने एक कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट या एक सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका है जो बुद्धिमानी से इंसानों की तरह सोचता है। जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द 1956 में गढ़ा। जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द 1956 में गढ़ा। आज मशीनें अनुभव से सीख सकती हैं, नए इनपुट को अपना सकती हैं और एआई की मकसद से मानव जैसे कार्य भी कर सकती हैं। एआई सिस्टम मशीनेट हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से मिलकर बने होते हैं। एआई सिस्टम जो है ना, ये मशीनेट हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से मिलकर के बनी होती है। एआई का एडवांस फॉर्म डीप लर्निंग कहलाता है। एआई का एडवांस फॉर्म डीप लर्निंग। एआई के बाद मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग आता है, लेकिन इसका जो एडवांस फॉर्म होता है डीप लर्निंग होता है। मशीन बुद्धिमान तब बनते हैं जब उसे ट्रेंड किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धि मानव मस्तिष्क और तर्क के अनुसरण को संदर्भित करती हैं। विशेष रूप से आसपास के परिदृश्य के अनुसार चीज़ों को हल करती हैं और योजना बनाती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे आधुनिक विकासों में से एक है और विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य क्षेत्र, व्यावसायिक प्रदर्शन, औद्योगिक इकाइयों में विद्युत खपत को कम करना, रोगों का निदान, विद्युत ऊर्जा का बेहतर संचरण, सार्थक लघु कंपनियों और गीतों का रचना, टेक्स्ट में स्पीच में परिवर्तन आदि कार्यों को प्रभावी रूप से कर सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रदर्शन, औद्योगिक इकाइयों, विद्युत खपत को कम करना, रोगों का निदान, विद्युत ऊर्जा का बेहतर संचरण, सार्थक लघु कंपनियों और गीतों की रचना, टेक्स्ट में स्पीच में परिवर्तन आदि कार्यों को प्रभावी रूप से कर सकती हैं। हिस्ट्री ऑफ एआई। एरोमेट्रिंग डार्टमाउथ कोन 1956। एरोमेट्रॉन्ग डार्टमाउथ कोन 1956। एआई की शुरुआत उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण घटना 1956 में हुआ था, जब जॉन मैकार्थी, हर्बर्ट साइमन और एलन न्यूल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। मतलब डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में ही एआई की उत्पत्ति का प्रारंभ हुआ 1956 में। इसमें 3 लोग थे, जॉन मैकार्थी, हर्बर्ट साइमन और एलन न्यूल। ये 3 लोग शामिल थे। और तराने की उत्पत्ति 1950 से 1960 के दशक में। 1950 और 60 में वैज्ञानिकों ने पहली बार सामान्य कार्यों को सिमुलेट करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लगाने का प्रयास किया, जिससे सिस्टम नेविगेशन, शतरंज खेलना और अन्य कार्य कर सकते थे। तो 1950-60 में शतरंज खेल सकते थे, नेविगेशन कर सकते थे।
इसमें सिस्टम नेविगेशन, शतरंज खेलना, कार करना, ये तो 1950-60 में आ गया था। लिस्प भाषा 1958 में। लिस्प भाषा यह एक प्रमुख एआई भाषा बन गई थी और बाद में यह कॉमन लिस्प स्कीम, क्लोजरी और अन्य संस्करणों में विकसित किया गया। लिस्प जो है ना, ये लिस्प सर्वप्रथम जब लिखा जा रहा था ना, लिस्प जब भाषा से, लिस्प जो है 1958 में, लिस्प 1958 में ये जो लिखा एआई भाषा जो लिखी गई थी, लिस्प एआई भाषा लिखने के लिए लिस्प का प्रयोग किया गया। एआई भाषा लिखने के लिए लिस्प का प्रयोग किया गया था। न्यूरल नेटवर्क 1980, 1980 में न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग की अध्ययन शुरू हुई। न्यूरल नेटवर्क 1980 में न्यूरल नेटवर्क 1980 में न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग का अध्ययन शुरू किया गया। 1980 में न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग का अध्ययन शुरू किया गया। मशीन लर्निंग के बाद फिर डीप लर्निंग का आता है। विश्वविद्यालय डार्टमाउथ 2010, यह एक बहुत बड़ा ध्रुवीकरण केंद्र है जहां एआई और मशीन लर्निंग के विभिन्न पहल की जाती हैं। डीप लर्निंग का उदय 2010 में हुआ। डीप लर्निंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई क्षेत्रों में विकास की गति को तेज़ी से बढ़ाया है, जैसे कि स्वतंत्र गाड़ियाँ, विज्ञान, चित्र संशोधन और बहुत कुछ। डीप लर्निंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई क्षेत्रों में विकास की गति को तेज़ी से बढ़ाया है, जैसे कि स्वतंत्र गाड़ियाँ, विज्ञान, चित्र संशोधन और बहुत कुछ है। डीप लर्निंग का उदय 2010 में हुआ था। तो डीप लर्निंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई क्षेत्रों में विकास की गति को तेज़ी से बढ़ाया, जैसे स्वतंत्र गाड़ियाँ, विज्ञान, चित्र संशोधन, बहुत कुछ है। एआई और शक्ति का बढ़ता उपयोग 2020 में। एआई और शक्ति का बढ़ता उपयोग 2020 में। एआई का उपयोग सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे कि स्वचालित गाड़ियाँ, सामाजिक नेटवर्क और अधिक। एआई का उपयोग सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और मेट्रो में तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे कि स्वचालित गाड़ियाँ, सामाजिक नेटवर्क और अधिक है। उदाहरण के लिए उन्नत है अनुसंधान कार्यक्रम एजेंसी डरपा। उदाहरण के लिए अनुसंधान कार्यक्रम एजेंसी डरपा ने 1970 के दशक में स्ट्रीट मैपिंग परियोजनाओं को प्रायोगिक किया। डरपा ने 2003 में सिरी, एलेक्सा और कोर्टाना नामों के लोकप्रिय होने से बहुत पहले बुद्धिमान व्यक्तिगत सहायक भी विकसित किए थे। 1956 में वाक्यांश कृत्रिम बुद्धिमत्ता जॉन मैकार्थी द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने पहले AMI सम्मेलन की मेज़बानी की थी। 1956 में वाक्यांश कृत्रिम बुद्धिमत्ता जॉन मैकार्थी द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने पहले AI सम्मेलन की मेज़बानी किया था। 1969 में पहला सर्वउद्देशीय मोबाइल रोबोट बनाया गया। 1969 में पहला सर्वउद्देशीय मोबाइल रोबोट बनाया गया। यह अब तक केवल निर्देशों के एक समूह से बनाया गया। यह अब तक निर्देशों के एक समूह के बजाय एक उद्देश्य के साथ
चीज़ों को पूरा कर सकता है। उद्देश्य के साथ चीज़ों को पूरा कर सकता है। 1997 में डीप ब्लू एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। 1997 में डीप ब्लू एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया था और उसने चैंपियन शतरंज खिलाड़ी को एक मैच में हरा दिया था। 1997 में डीप ब्लू एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। कंप्यूटर नाम डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर था और उसने चैंपियन शतरंज खिलाड़ी को एक मैच में हरा दिया था। वही गैरी कास्परोव थे शायद। इस विशाल कंप्यूटर का विकास IBM के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। 2002 यह पहला व्यावसायिक रूप से व्यवहार रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर का आविष्कार किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो प्रकार के हो सकते हैं, वीक AI और स्ट्रॉन्ग AI। वीक AI यह एक विशेष कार्य कराने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। वीक AI सिस्टम गेम, वीडियो गेम जैसे क्लीन, स्नैपचैट तथा पर्सनल असिस्टेंट जैसे अमेजॉन, अलेक्सा आदि करते हैं। वीक AI क्या है? यह एक विशेष कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया वीक AI। वीक AI सिस्टम में गेम, वीडियो गेम आता है और स्नैपचैट था पर्सनल असिस्टेंट जैसे अमेजॉन, अलेक्सा, इन सब के जो पर्सनल असिस्टेंट है ये सब आते हैं, सब वीक AI में आते हैं। जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं और फिर वीडियो गेम में सब क्या होते हैं, वीक AI। स्ट्रॉन्ग AI क्या है? स्ट्रॉन्ग AI यह जटिल कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग AI सिस्टम स्वचालित कार या हॉस्पिटल रूम रोबोट में किए जाते हैं। ये जटिल कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग AI सिस्टम स्वचालित कार या हॉस्पिटल रूम रोबोट से मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग AI क्या है? यह जटिल कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग AI सिस्टम स्वचालित कार या हॉस्पिटल रूम में रोबोट से मिलते हैं। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग इन हेल्थ केयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में दवाओं के साथ इफेक्ट, ऑपरेशन, एक्सरे, बीमारी का पता करने तथा जांच जैसे कार्यों में किया जा रहा है। इन गेमिंग AI शतरंज, पोकर, टिक टैक आदि गेम पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन गेम में क्या है? AI शतरंज, पोकर, टिक टैक्स आदि गेम पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन बिजनेस सामान्य रूप से मनुष्यों द्वारा अत्यधिक दोहराए जाने वाले कार्यों के लिए रोबोट प्रक्रिया ऑटोमेशन अप्लाई किया जा रहा है। सामान्य रूप से मनुष्यों द्वारा अत्यधिक दोहराए जाने वाले कार्यों के लिए रोबोट प्रक्रिया ऑटोमेशन अप्लाई किया जा रहा है। इन बैंकिंग, बहुत से बैंकों ने ग्राहकों को सहायता प्रदान करने, विसंगतियों और क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए पहले से ही AI आधारित प्रणाली को अपना रहा है। बैंक में भी AI और स्वायत्त वाहनों में इंसानों की तरह सेल्फ ड्राइविंग करने के अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए सेंसर और एकत्रित जानकारी के आधार पर विशिष्ट क्रियाओं को इकट्ठा करने, संसाधित करने और चुनने के लिए एक मस्तिष्क होता है। मेन गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें मानव की बुद्धिमत्ता को मशीन के कार्यान्वित करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा भी हम ऐसे सिस्टम को विकसित करते हैं जो मनुष्यों की तरह समझने, सोचने और सीखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही एक एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप किया जाता है। मानव की प्रकृति और आदतों को नियंत्रित कर इन्हें उपयोगी बनाना इसका कोई कार्य नहीं है। बुद्धि युक्त व्यवहार करने वाला सिस्टम बनाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्ट प्रोसेसिंग को जॉन मैकर्थी ने 1959 में विकसित किया।
यह फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को जॉन मैकार्थी ने 1959 में विकसित किया। यह फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका प्रयोग गैर सांख्यिकीय डाटा के प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। यह लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को जॉन मैकार्थी ने 1959 में विकसित किया है। यह फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग गैर सांख्यिकीय डाटा के प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। यह लैंग्वेज मशीन पर निर्भर करता है। आभासी वास्तविकता वह नई तकनीकी है जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और इसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। आभासी वास्तविकता वह नई तकनीकी है जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। इस संदर्भ में वेटवेयर और मानव मस्तिष्क कहा जाता है। संदर्भ में वेटवेयर और मानव मस्तिष्क कहा जाता है। यह एक जैविक कंप्यूटर है जिसका निर्माण जीवित न्यूरॉन्स की सहायता से किया जाता है। अतः इसे कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन या न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। एआई कंप्यूटिंग नाम पर ध्यान केंद्रित करता है। एआई कंप्यूटिंग नाम पर ध्यान केंद्रित करता है और पारस्परिक कंप्यूटिंग डेटा सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है। एआई कंप्यूटिंग नॉन पर ध्यान केंद्रित करता है और पारस्परिक कंप्यूटिंग डेटा सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डेटा और सूचना पर ध्यान करता है। जो एआई कंप्यूटिंग है वो किस पे ध्यान देता है? एआई कंप्यूटिंग नॉन पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डेटा और सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है। नॉन एक एआई प्रणाली को एक एआई प्रणाली को तर्कसंगत एजेंट और उसके पर्यावरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक एआई प्रणाली को तर्कसंगत एजेंट और उसके पर्यावरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक बुद्धिमान एजेंट सेंसर के माध्यम से पर्यावरण को समझते हैं, एक्चुएटर्स के माध्यम से अपने पर्यावरण पर कार्य करते हैं और एआई एजेंट में पान, विश्वास, इरादा आदि जैसे मानसिक गुण हो सकते हैं। एआई में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना ह्यूरिस्टिक कहलाता है। रोबोट की बाह को एक्चुएटर कहा जाता है। रोबोट की बाह को ना क्या कहते हैं? एक्चुएटर। एआई में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना ह्यूरिस्टिक कहलाता है। एआई में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना एक ह्यूरिस्टिक कहलाता है और रोबोट की बाह को एक्चुएटर कहा जाता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जॉन मैकार्थी प्रोफेसर ने डार्टमाउथ में कॉलेज में आयोजित एक सम्मेलन में 1956 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द बनाया था। चेहरा पहचान प्रणाली अप्लाइड एआई पर आधारित है। एआई का प्रयोग 5वीं पीढ़ी में हुआ। चेहरा पहचान प्रणाली अप्लाइड एआई पर आधारित होता है। एआई का प्रयोग 5वीं पीढ़ी में हुआ। ओके।
तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग देख रहे हैं। ई कॉमर्स में एआई एप्लीकेशन का प्रयोग, ई कॉमर्स में एआई का प्रयोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग अनुशंसा इंजन बनाने के लिए किया जाता है, जो अपनी ग्राहकों के साथ अधिक कुशलता से संवाद और अनुमति देता है। चैटबॉट और वर्चुअल शॉपिंग असिस्टेंट ऑनलाइन खरीदारी के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करता है। साइबर सुरक्षा में भी एआई का प्रयोग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और बड़ी मात्रा में नमूना डेटा का उपयोग करके एआई विसंगतियों का पता लगा सकता है और साइबर सुरक्षा के खतरों के अनुकूल और प्रक्रिया कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा में भी एआई का प्रयोग है। आभासी सहायक है। उपयोगकर्ता के आदेशों का पालन करने के लिए जब सिरी, कोर्टाना, एलेक्स, गूगल द्वारा आवाज़ पहचान का उपयोग किया जाता है, ग्राहकों की पसंद के आधार पर ये आभासी सहायक लगातार साधनों को बढ़ाने और अनुकूलित करते हैं। नेविगेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीएस तकनीकी पर उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित बढ़ाने के लिए सटीक समय पर संपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। उबर और कई लॉजिस्टिक कंपनियां परिचालित क्षमता बढ़ाने, ट्रैफिक का आकलन करने और मार्गों को अनुकूलित करने के लिए एआई का उपयोग करती हैं। लाइफस्टाइल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का हमारे जीवन के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जिस ईमेल का हम हर दिन उपयोग करते हैं उसमें एआई होता है। उसमें एआई होता है। लाइफस्टाइल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें एआई होता है जो स्पैम ईमेल को फ़िल्टर करता है। इसमें एआई होता है जो स्पैम ईमेल को फ़िल्टर करता है, उन्हें स्पैम या ट्रैश फोल्डर में भेजता है, जिससे हमें केवल फ़िल्टर की गई जानकारी देखने की अनुमति मिलती है। शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग, स्वास्थ्य में, देखभाल में, बैंकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग। एआई का एक ऐसा प्रकार जिसमें एक बड़े डाटा सेट का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रशिक्षित करना शामिल है। मशीन लर्निंग की शुरुआत 1959 में हुई। बहुत सारे डाटा से सार्थक जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को डाटा माइनिंग कहा जाता है। बहुत सारे डाटा से सार्थक जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को डाटा माइनिंग कहा जाता है। बहुत सारे डाटा से सार्थक जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को डाटा माइनिंग कहा जाता है। पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग एआई के विकास के लिए किया जाता है। पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग एआई के विकास के लिए किया जाता है। पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग एआई के विकास के लिए। जनरल मोटर्स असेंबली लाइन में पहला रोबोट 1960 में पेश किया गया था। जनरल मोटर असेंबली लाइन में पहला रोबोट 1960 में पेश किया गया था। पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग एआई के विकास के लिए किया गया है ना। और 1960 में जनरल मोटर्स असेंबली लाइन में पहला रोबोट 1960 में पेश किया गया। पहला एआई चैटबॉट जिसे 1961 में पेश किया गया था का नाम इल्जा था। पहला एआई चैटबॉट जिसमें 1961 में पेश किया गया था उसका नाम इल्जा था। एआई प्रयोग का पहला प्रदर्शन कार्नेगिया मेलन यूनिवर्सिटी में हुआ था। एआई प्रोग्राम का पहला प्रदर्शन कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में हुआ था। एआई प्रोग्राम का पहला प्रदर्शन कहाँ हुआ था? कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में हुआ था एआई प्रोग्राम का पहला प्रदर्शन। लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज। लिस्ट मतलब लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस टू राइट एआई रिलेटेड प्रोग्राम। एआई संबंधित प्रोग्राम लिखने के लिए लिस्ट प्रोसेसिंग भाषा शुरू की गई। एआई संबंधित प्रोग्राम लिखने के लिए लिस्प भाषा। एआई संबंधित प्रोग्राम लिखने के लिए लिस्प का प्रयोग किया गया, लिस्प भाषा का। एआई अमेरिकन एसोसिएट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल टाइप ऑफ एआई, रिएक्टिव मशीन एआई, लिमिटेड मेमोरी एआई, थ्योरी ऑफ माइंड एआई और सेल्फ अवेयर एआई। रिएक्टिव मशीन प्रतिक्रियाशील मशीन है। कृत्रिम बुद्धि का सबसे सरल रूप, जिसे विशुद्ध रूप से प्रतिक्रियाशील कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, वर्तमान में उपयोग के लिए स्मृतियों या पूर्व अनुभवों को बनाए नहीं रखता है। लिस्ट मेमोरी, सीमित मेमोरी प्रकार भविष्य की भविष्यवाणियों को अपडेट करने के लिए, उस जानकारी का उपयोग करने के लिए, पहले की जानकारी और भविष्यवाणियों को बनाए रखने के लिए एआई की क्षमता का वर्णन करते हैं। थियरी ऑफ माइंड क्या है? मन का सिद्धांत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी का एक अत्याधुनिक वर्ग है जो केवल अवधारणा में मौजूद है। हालांकि इस तरह के एआई रोबोट अभी तक नहीं बना है जो थ्योरी ऑफ माइंड के अनुसार काम करे ना। सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्म जागरूकता दो महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर है। एक, मानव शोधकर्ता चेतना के आधार पर समझ रहा है और दूसरा यह सीख रहा है कि इसे कैसे दोहराया जाए ताकि मशीनों में बनाया जा सके। ब्रांचेज ऑफ एआई के ब्रांचेज है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम, फ्यूजी लॉजिक। तो बर्थ ऑफ एआई, न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब देखते हैं। एआई एवोल्यूशन, एआई का एवोल्यूशन कैसे हुआ? डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्किंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का भाग है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का भाग है न्यूरल नेटवर्क भाग है डीप लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुद्धिमान मानव व्यवहार की नकल करने की मशीन की क्षमता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, बुद्धिमान मानव व्यवहार की नकल करने की मशीन की क्षमता है। और मशीन लर्निंग एआई का अनुप्रयोग जो सिस्टम को अनुभव से स्वचालित रूप से सीखने और सुधार करने की अनुमति देता है। मशीन लर्निंग क्या है? एआई का अनुप्रयोग जो सिस्टम को अनुभव से स्वचालित रूप से सीखने और सुधार करने की अनुमति देता है। मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का अनुप्रयोग जो एक मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए जटिल एल्गोरिदम और गहरे तंत्रिका जाल का उपयोग करता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का अनुप्रयोग जो एक मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए जटिल एल्गोरिदम और गहरे तंत्रिका जाल का उपयोग करता है। एआई मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में अंतर क्या है? एआई मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में अंतर। मशीन लर्निंग कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो भविष्यवाणी मॉडल बनाने के लिए कंप्यूटर एल्गोरिदम और एनालिटिक्स का उपयोग करती है जो व्यावसायिक चुनौतियों के समाधान में सहायता करती हैं। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो भविष्यवाणी मॉडल बनाने के लिए कंप्यूटर एल्गोरिदम और एनालिटिक्स का उपयोग करती है, व्यावसायिक चुनौतियों के समाधान में सहायता करती है। डीप लर्निंग व्यापक मशीन लर्निंग परिवार का एक समूह है जो तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करके मानव मस्तिष्क से व्यवहार करता है। एआई के रियल लाइफ यूज़ केस उदाहरण, गूगल लेंस एक गूगल सेवा है जो एआई आधारित है और त्वरित और सटीक दृश्य पहचान के लिए
अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करती है। यह विषय को पहचान कर सेकेंडों में उस चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। गूगल लेंस और OCR। गूगल लेंस और OCR क्या है ना, तो गूगल लेंस OCR यही है कि गूगल लेंस एक गूगल सेवा है जो AI आधारित है और त्वरित और सटीक दृश्य पहचान के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करती है। यह विषय को पहचान कर सेकेंडों में उस चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी देती है। AI चल रहा था, देखते हैं एडवांटेज ऑफ AI के फ़ायदे। सटीकता को बढ़ाने, मानवीय त्रुटियों को काफ़ी कम करने में सक्षम है। AI बिना रुके हमेशा के लिए काम करता है। वे मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक तेज़ी से सोच सकते हैं और एक समय में उत्कृष्ट सटीकता के साथ कार्य कर सकते हैं। AI कई सफलताओं के पीछे प्रेरक शक्ति है जो अधिकांश जटिल चुनौतियों को हल करने में मनुष्यों की सहायता करेगा। यह पूर्वाग्रह से मुक्त है जिसके परिणामस्वरूप अधिक सटीक निर्णय लेने की क्षमता होती है। व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली कई हानिकारक सीमाओं को AI रोबोट का निर्माण करके हल किया जा सकता है जो हमारी ओर से खतरनाक कार्य कर सकता है। AI की एक मूलभूत सीमा यह है कि इसे बॉक्स से परे सोचने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है। AI समय के साथ साथ फ्री पेड डेटा और पूर्व अनुभवों का उपयोग करके सीख सकता है, लेकिन यह अपने दृष्टिकोण में मौलिक नहीं हो सकता। AI यह काफ़ी महंगा हो सकता है। AI एक रोबोट इसका उदाहरण है कि कैसे कृत्रिम बुद्धि का उपयोग व्यवसायों को बदलने और बेरोजगारी पैदा करने के लिए किया जाता है। AI सॉफ्टवेयर अधिकांश कठिन और दोहराव वाले कार्यों को स्वचालित करता है। AI की यह लत आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्या पैदा कर सकती है। AI सॉफ्टवेयर अधिकांश कठिन और दोहराव वाले कार्यों को स्वचालित करता है। AI की यह लत आने वाली पीढ़ियों को समस्या पैदा कर सकता है। मानवीय गुण है। नैतिकता महत्वपूर्ण मानवीय गुण हैं जिन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता में शामिल करना मुश्किल हो सकता है। AI के तेज़ी से विकास के चिंता जताई है। यह एक बेकाबू हो सकता है, अतः मानवता का सफाया कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोग की जाने वाली एल्गोरिदम कई प्रकार के होते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में लीनियर रिग्रेशन उपयोग। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में लीनियर रिग्रेशन निरंतरता डाटा का अनुमान लगाने के लिए घरों की कीमत का अनुमान लगाना। लीनियर रिग्रेशन का उपयोग क्या? निरंतरता डाटा का उपयोग लगाने के लिए घर की कीमतों का अनुमान लगाना। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है ना, लीनियर रिग्रेशन है, इसका निरंतरता डाटा का अनुमान लगाने के लिए, कंटिन्यूअस डाटा का अनुमान लगाने के लिए, घर की कीमत का अनुमान लगाना, ये सब जैसे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उपयोग अब बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए किया जाता है, जैसे उदाहरण ईमेल स्पैम डिटेक्शन के लिए। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है? जो AI है ना, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए जाना जाता है। और ईमेल स्पैम डिटेक्शन इसके अंतर्गत आता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंतर्गत।
और डिसीजन ट्री का उपयोग वर्गीकरण और रिग्रेशन दोनों के लिए किया जाता है। उदाहरण ग्राहक की खरीदारी का निर्णय और समझना, ये सब डिसीजन ट्री के अंतर्गत आते हैं। सपोर्ट वेक्टर यानी SVMA, इसका उपयोग उच्च आयामी डाटा का क्लासिफिकेशन के लिए किया जाता है। ये जो सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM है ना, सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन उच्च आयामी डाटा का क्लासिफिकेशन, इमेज क्लासिफिकेशन। न्यूरल नेटवर्क का उपयोग जटिल पैटर्न और रिलेशनशिप को समझने के लिए किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग किस लिए? जटिल पैटर्न और रिलेशनशिप को समझने के लिए, जैसे चेहरा की पहचान, प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग। डीप लर्निंग एल्गोरिदम, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN, इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग के लिए इसका प्रयोग है। CNN का प्रयोग ना, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग इमेज और वीडियो प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। और उदाहरण जो है इसमें इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये सब हैं। इमेज क्लासिफिकेशन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है। रॉकेट रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNNE, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNNE। रॉकेट न्यूरल नेटवर्क अनुक्रमिक डाटा के लिए हैं। ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है ना, ये आनुवंशिक डाटा के लिए है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNN। और इसका उदाहरण है भाषा मॉडलिंग, समय श्रृंखला पूर्वानुमान। भाषा मॉडलिंग, समय श्रृंखला पूर्वानुमान। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी LSTME, लंबे अनुक्रमिक डाटा को प्रोसेस करने के लिए। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी LSTM, ये लंबे अनुक्रमिक डाटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। और टेक्स्ट जनरेशन, स्पीच रिकॉग्निशन, ये सब करता है। इसका उदाहरण है जो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, लंबे अनुक्रमिक डाटा को प्रोसेस करता है और टेक्स्ट जनरेशन, स्पीच रिकॉग्निशन करता है। के मीन्स क्लस्टरिंग, के मतलब क्लस्टरिंग, के मीन्स क्या है? के माने क्लस्टरिंग। इसका उपयोग डाटा को समूह में विभाजित करने के लिए, डाटा को समूह में विभाजित करने के लिए है। और उदाहरण है ग्राहक सेगमेंटेशन, ग्राहक सेगमेंटेशन। तो के मीन्स ये जूनियर असिस्टेंट 2018 वाले 2023 वाले में पूछा था। के मीन्स क्लस्टरिंग, उपयोग डाटा को समूहों में विभाजित करने के लिए। के मीन्स जो है ना, जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया कि डाटा को समूहों में विभाजित करने के लिए के मीन्स क्लस्टरिंग का प्रयोग। और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस PCA का प्रयोग। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, डाटा का डिमेंशन रिडक्शन करने के लिए। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, डाटा का रिप्रेशन, डाटा का डिमेंशन रिडक्शन करने के लिए। ये प्रिंसिपल कॉर्पोरेट एनालिसिस, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसका उपयोग क्या डाटा का डिमेंशन रिडक्शन करने के लिए आती है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस डाटा था डिमेंशन रिडक्शन करने के लिए। और उदाहरण है विजुअलाइजेशन, फीचर एक्सट्रैक्शन, ये सब इसका है।
देखिए के मीन्स एल्गोरिदम, जूनियर असिस्टेंट में पूछा था। के मीन्स एल्गोरिदम है, एक अनसुपरवाइज लर्निंग है, सुपरवाइज नहीं अनसुपरवाइज। के मीन्स एल्गोरिदम क्या है, एक अनसुपरवाइज लर्निंग है। और गैसियन मिक्सचर मॉडल क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक क्लस्टरिंग। गैसियन मिक्सचर मॉडल, गैसियन गैसियन मिक्सचर मॉडल क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक क्लस्टरिंग इंटेंसिटी एस्टिमेशन। क्यू लर्निंग क्या है, एजेंट द्वारा बेहतर निर्णय लेने के लिए क्यू लर्निंग, IQ लेवल, IQ लर्निंग या क्यू लेवल बस। उदाहरण गेम्स और रणनीति बनाना। क्यू लर्निंग एजेंट द्वारा बेहतर निर्णय लेने के लिए, गेम्स रणनीति बनाने के लिए डीप क्यू नेटवर्क DQN। डीप क्यू नेटवर्क DQN जटिल वातावरण में निर्णय लेने के लिए, गेम प्लेइंग रोबोटिक्स। डीप क्यू नेटवर्क DQN जटिल वातावरण में निर्णय लेने के लिए, उदाहरण गेम प्लेइंग रोबोटिक्स। गेम प्लेइंग रोबोटिक्स। डीप क्यू नेटवर्क क्या है, जटिल वातावरण में निर्णय लेने के लिए गेम प्लेइंग रोबोटिक्स है। पॉलिसी ग्रेडियंट, सीधे पॉलिसी को अनुकूलित करने के लिए, उदाहरण कंटिन्यूम एक्शन स्पेस में निर्णय लेना। सीधे पॉलिसी को अनुकूल करने के लिए कंप्यूटर कंटिन्यूअस एक्शन स्पेस में निर्णय लेना। ओके। पॉलिसी ग्रेडियंट क्या है, सीधे पॉलिसी को अनुकूलित करने के लिए, जैसे कंटिन्यूम एक्शन में निर्णय लिया जाता है। KNN को लेजी लर्निंग एल्गोरिदम भी कहा जाता है। KNN को लेजी लर्निंग एल्गोरिदम भी प्रदत्त किया जाता है, क्योंकि जब हम इसे परिपत्र खुद को बिल्कुल भी प्रशिक्षित नहीं करता है। अच्छा, ये जो के नियरेस्ट है ना, KNN को लेजी लर्निंग एल्गोरिदम भी कहा जाता है। KNN को, क्योंकि जब हम इस एल्गोरिदम खुद को अनुकूल भी प्रशिक्षित नहीं करता है। लेडी लर्निंग एल्गोरिदम भी कहा जाता है KNN को, क्योंकि जब हम इस एल्गोरिदम खुद को बिल्कुल भी प्रशिक्षित नहीं करता है। पाइथन एक सरल, सुलभ और प्रोग्रामों के बीच लोकप्रिय प्रोग्राम भाषा है और इसका उपयोग AI के विभिन्न शाखाओं में किया जाता है। AI के विभिन्न शाखाओं में किया जाता है, जैसे मशीन लर्निंग, डेटा विज्ञान, न्यूरल नेटवर्क्स में प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अधिक पाइथन का प्रयोग किया जाता है। मशीन लर्निंग, डेटा विज्ञान, न्यूरल नेटवर्क्स और अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अधिक पाइथन का प्रयोग किया जाता है। अन्य कुछ प्रोग्रामिंग भाषाएं भी AI में प्रयोग की जाती है, जैसे R भी एक डेटा विज्ञान सांख्यिकी भाषा है और यह अधिकतर विशेष रूप से AI में अनुसंधान के लिए प्रयोग की जाती है। यह सांख्यिकी विश्लेषण और डेटा माइनिंग के लिए उपयोगी है। इसे डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग में भी उपयोग किया जाता है। और
जावा भी एक और पॉपुलर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका प्रयोग एआई मशीन लर्निंग के लिए किया जाता है। खास करके यह विषय वितरण और संबंधित नेटवर्क को संभालता है। जब बड़े प्रोजेक्ट और सिस्टम को विकसित किया जाता है, यह वेका जैसी लाइब्रेरीज के साथ उपयोग की जा सकती हैं। जावा जो है ना, यह वेका जैसे लाइब्रेरीज के साथ उपयोग की जा सकती हैं। जावा C++ यह प्रमुख भाषा है जिसे इस डोमेन में उपयोग किया जाता है, खासकर वहाँ जहाँ प्रदर्शन के महत्वपूर्ण मामले होते हैं, जैसे कि गेम डेवलपमेंट, सिमुलेशन। ये सब C++ प्रयोग करते हैं, खासकर जहाँ प्रदर्शन मजबूत होते हैं, जैसे कि गेम डेवलपमेंट, सिमुलेशन। जूलिया भी डेटा साइंस, डीप लर्निंग और वैज्ञानिक परिकल्पनाओं के लिए विकसित की गई है। इसे उत्कृष्ट गणितीय कंप्यूटेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। पाइथन एक पॉपुलर भाषा है जो एआई में व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली भाषा है। इसमें टेंसरफ्लो, पाइटार्क और स्किलेर्न जैसी लाइब्रेरीज उपलब्ध हैं जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के लिए उपयोगी हैं। पाइथन एक उपयोगी भाषा है, पॉपुलर भाषा है, एआई में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। इसमें टेंसरफ्लो, पाइटार्क और स्किलेर्न जैसी लाइब्रेरीज उपलब्ध हैं जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में उपयोगी हैं। प्रोलोग भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भाषा है। यह एक लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा है जो प्रशासनिक और गणनात्मक विचार को संबंधित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। प्रोलोग का उपयोग विभिन्न विधाओं में किया जाता है, जैसे कि निर्दिष्ट मेडिकल डायग्नोस्टिक, विवाह निर्धारण और सामान्य विषयों पर साल बुद्धिमत्ता की समस्याओं का हल। प्रोलोग में तर्क, संज्ञा, निर्णय का प्रकार, निर्णयों का विकास किया जाता है। इस सिद्धांत को व्यक्त करता है। पाइथन एक पॉपुलर भाषा है जो एआई में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। इसमें टेंसरफ्लो, पाइटार्क और स्किलेर्न जैसी लाइब्रेरीज उपलब्ध हैं जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के लिए उपयोगी हैं। और प्रोलोग भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भाषा है। यह एक लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा है जो प्रशासनिक और गणनात्मक विचार को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। प्रोलोग का उपयोग विभिन्न विधाओं में किया जाता है, जैसे निर्दिष्ट मेडिकल डायग्नोस्टिक, विवाह निर्धारण और सामान्य विषयों पर सरल बुद्धिमत्ता की समस्याओं का हल। प्रोलोग में तर्क, संज्ञाओं, निर्णय का प्रकार और नियमों का विकास किया जाता है। उसके सिद्धांतों को व्यक्त करता है। प्रोलोग का उपयोग विभिन्न विधाओं में किया जाता है, जैसे कि निर्दिष्ट मेडिकल डायग्नोसिस, विवाह निर्धारण, सामान्य विषयों, सरल बुद्धिमत्ता की समस्याओं का हल। प्रोलोग में तर्क, संज्ञा, निर्णय का प्रकार, नियमों का विकास किया जाता है। उसके सिद्धांतों को व्यक्त किया जाता है। I have finished AI